अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी कैडेट ए 2026 की टेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। इसके अंदर हम फिज़िक्स और इंग्लिश के अहम तरीन सवालात को देखेंगे और उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द डैश। अच्छा जी, वो क्वांटिटी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और मोशन की डायरेक्शन बता रही होती है, स्पेसिफाई कर रही होती है, वो कौन सी क्वांटिटी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पर है फेस एंगल, बी पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी पर है पाथ डिफरेंस एंड डी पर है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है फेस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ लूप्स इन स्टेशनरी वेव्स डिपेंड्स अपॉन। अच्छा जी, हमें बताना है कि जो स्टेशनरी वेव्स है उसके अंदर लूप्स बनते हैं ना, तो वो नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप्स बने रहे हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब स्टेशनरी वेव्स होती क्या है? वेव्स तो लहरों को बोलते हैं। स्टेशनरी वेव्स वो होती हैं जो कि एक ही पोजीशन पर रहकर ऑसिलेट करती हैं। ऑसिलेट मतलब एक ही जगह पर रहती हैं, खड़ी रहती हैं, फिक्स्ड पोजीशन होती है उनकी, और वो कभी आगे हो रही होती हैं, कभी पीछे हो रही होती हैं, मतलब आगे पीछे मूव करती हैं, एक पेंडुलम की तरह। जैसे घड़ी के नीचे वो एक डंडा लटक रहा होता है ना, राइट लेफ्ट मूव करी जाता है। ए होता है एक ही पोजीशन पर है, बट फिर भी वो राइट लेफ्ट मूव करी जाते हैं। इसी तरह होती हैं स्टेशनरी वेव्स भी, ठीक है, एक ही पोजीशन पर रहती हैं। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? इसके लूप्स जो बनते हैं बार बार, वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? वो ऑप्शन नंबर डी पर डिपेंड करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव्स की? यानी कि 1 सेकंड में कितनी मरतबा आगे राइट लेफ्ट मूव कर रही है वेव, ये बताता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, यानी कि जितनी बार वो 1 सेकंड में मूव करेगी उतने ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट सफ़र्स अ चेंज इन द। अच्छा जी, जब लाइट जो है हवा से ग्लास के अंदर, किसी ग्लास शीशे के अंदर या ग्लास के अंदर एंटर होती है, तो उसके अंदर क्या चेंजिंग आती है? क्या उसकी वेवलेंथ जो होती है लाइट की वो चेंज होती है? क्या स्पीड चेंज होती है? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? या वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होती है? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ मीडियम। अच्छा जी, इन 4 ऑप्शंस में से वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जो कि जब किसी भी मीडियम में, किसी भी चीज़ में लाइट ट्रैवल करी, किसी भी मीडियम में, तो वो लाइट जो है वो नेचर के हिसाब से चेंज नहीं होगी। वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? वो नेचर के हिसाब से चेंज नहीं होगी लाइट, मीडियम के नेचर के हिसाब से चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन है 5, वी कैन हेयर साउंड अराउंड द कॉर्नर बट कैन नॉट सी बिकॉज ऑफ डैश। अच्छा जी, हम किसी भी कॉर्नर में खड़े होते हैं और वहाँ पे कोई साउंड हो तो वो कॉर्नर से हमें सुनाई देगा, ठीक है, कॉर्नर से टकरा के हमें सुनाई देगा। बट अगर लाइट है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी कभी। क्यों? वजह क्या है? अब इसकी वजह पता नहीं। ऑप्शंस है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिस्पर्जन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि डिफ्रैक्शन एक ऐसा अमल होता है जो कि बेंडिंग का अमल होता है। मतलब एक कॉर्नर है, साउंड दीवार के कॉर्नर से या किसी भी कॉर्नर से टकराएगा तो वो बेंड हो जाएगा और फिर हमें सुनाई देगा। और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है साउंड की लाइट से, लाइट की वेवलेंथ कम होती है, तो इस वजह से जो है हमारे पास साउंड सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, डिफ्रैक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल है, द पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ द टेलीस्कोप आर 0.5 डायोप्टर एंड 10 डायोप्टर रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डैश। अच्छा जी, मैग्नीफाइंग पावर बतानी टेलीस्कोप की, डायोप्टर्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव की पावर भी दी हुई है, आईपीस की पावर भी दी हुई है। ऑप्शंस हैं 0.5, 10, 20 एंड 0.05। तो जल्दी से बोर्ड में चल के इसका आंसर देखते हैं और समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास सवाल दिया हुआ है जिसमें हमें पूछा हुआ था कि एक ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 0.5, और एक हमारे पास आई पीस है जिसकी पावर कितनी है 10 डायोप्टर, ठीक है।
ये डायोप्टर्स हैं, ठीक है। पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर्स में होता है, पावर ऑफ लेंस का, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसकी मैग्नीफाइंग ग्लास, पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास बतानी है कितनी होगी। अब जो है हमारे पास जो है पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइडेड बाय क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है, यानी कि एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं, ये आ गया हमारा दूसरा पेज। अब जब हमारा फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर का एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, तो एफ ओ पता करेंगे हम पहले। एफ ओ पता करने के लिए फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, 1/p के, ठीक है, 1/p। 1/p क्या है हमारे पास, पावर कितनी है इसकी, 0.5। जब इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। अब एफ ई देख लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला वही है, 1/p, ठीक है। तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे किससे, फोकल लेंथ को किससे डिवाइड कर देंगे, 1/10 से। तो 10 से 1/10 से 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और पेज हम इधर ले लेते हैं। अब जो फॉर्मूला था वो था पावर मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर का एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले क्या आई थी एफ ओ की, 0.2 नहीं सॉरी 2 आई थी ना, 2, और जो एफ ई थी यानी कि आई पीस की फोकल लेंथ वो थी हमारे पास 0.1, ठीक है। तो इनको जब हम डिवाइड कर देंगे पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20। 2 को जब हम 0.1 से डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डबल्ड इट्स डेंसिटी बिकम्स, अच्छा जी, यानी कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, एक ही टेम्परेचर है। उसके ऊपर एक गैस है, जो टेम्परेचर में जो गैस आ रही है उसका वॉल्यूम, उसके मास का जो वॉल्यूम है, यानी कि गैस का जो मास है, वज़न जो है उसका वॉल्यूम है, अगर हम उसको डबल कर दें तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी। ऑप्शंस दिए गए हैं, डबल हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी या हाफ हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, जो कि है हाफ। वॉल्यूम की जो डेंसिटी है, उसकी गैस की जो डेंसिटी है वो हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म्ड क्विकली इज़, अच्छा जी, वो प्रोसेस जो कि जल्दी परफॉर्म हो जाता है इन ऑप्शंस में से वो कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर, आइसोबैरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो सिस्टम और सराउंडिंग होती है उसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि उसमें इतना टाइम ही नहीं होता, वो जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें हीट ट्रांसफ़र करने का टाइम ही नहीं बचता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन बतानी है करेक्ट कौन सी है। ये एक बेसिकली फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, जो इक्वेशन होती है वो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है एफ इज इक्वल्स टू 1/k/Q1 Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर, बी पर है एफ इज इक्वल्स टू k/Q1 Q2 ऑब्लिक आर स्क्वायर, सी पर है एफ इज इक्वल्स टू 4πε Q1 Q2 ऑब्लिक आर आर स्क्वायर, डी पर है एफ इज इक्वल्स टू k आर स्क्वायर ऑब्लिक Q1 Q2। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है एफ इज इक्वल्स टू k/Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इलिस्ट्रेटेड बाय इट्स, अच्छा जी, वेव नेचर है वो किस तरीके से डिटरमाइन की जाती है, इलेक्ट्रॉन की इलिस्ट्रेट की जाती है किस तरीके से। ऑप्शंस देख लेते हैं। पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, डिफ्रैक्शन इफेक्ट। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है डिफ्रैक्शन इफेक्ट।
क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, स्क्वीज करना, ताकि उससे कोई भी चीज़ बाहर आ सके। जिस चीज़ को दबा रहे हैं, कोई लिक्विड या कोई भी सॉलिड चीज़ जो भी उसके अंदर है वो बाहर आ सके। तो इसका सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिंग, रिंस, श्रिंक, एक्सपेंड। ए वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है रिंग, WRING, रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? ब्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की हदूद, किसी चीज़ की बाउंड्री, ठीक है। कोई भी हदूद जो है वो ब्रिंक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। एज, टॉप, पीक, स्लोप। तो ए वाला करेक्ट सिनोनियम बन रहा है, जो कि है एज। नेक्स्ट मीनिंग है इंग्लिश में फेक, फेक मतलब कोई झूठी चीज़ को बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। रियल, अनरियल, कॉपीड, अटेंड। तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट नज़र आ रहा है, जो कि है अनरियल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हिंट, हिंट एक वर्ड है, ये कोई वर्ड बेसिकली ये इस तरह का वर्ड है, एक चीज़ का नाम है ये। और ये किस चीज़ का नाम है? ये हिंट रेयर चीज़ का नाम है। रेयर मीन्स जैसे कोई एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, उनमें जितना भी बैक वाला जो हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं, एविएशंस होते हैं, उनमें जो बैक हिस्सा होता है उसको रेयर बोलते हैं। और फ्रंट वाले को फ्रंट ही बोलते हैं, मिडल वाले को मिडल बोलते हैं। जो रेयर होता है वो बैक हिस्से को बोलते हैं, और इसको हिंड बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ, एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस, एनिमल्स दोज आर फायर्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ, यानी कि जो बर्थ देते हैं, पैदाइश करते हैं, वो एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16। एट द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन ह्यूमन डिफरेंसेस वर रिजेक्टेड। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनका मीनिंग बताना है। एट द एडवेंट ऑफ इस्लाम यानी कि एट द अराइवल ऑफ इस्लाम, एट द हाइट ऑफ इस्लाम, एट द एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, एट द एक्सल्टेशन ऑफ इस्लाम। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कि एट द अराइवल ऑफ इस्लाम, यानी कि जब इस्लाम नया नया शुरू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 17। इन ल्यू टू द लोन ही बोरोड ही गिव हिज मैरिज रिंग टू द मनी लेंडर। अच्छा जी, ल्यू, इन ल्यू जो है, ल्यू का मीनिंग बताने हैं। ए पर है इन रिटर्न, रिटर्निंग फ्रॉम, एज एन अल्टरनेटिव, एंड लेफ्ट द ग्राउंड। अच्छा जी, यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, इन रिटर्न, यानी कि वापसी में उसने लोन से वापसी में उसने बोरो करा। इन ल्यू टू द लोन ही बोरोड ही गिव हिज मैरिज रिंग, उसने अपनी मैरिज रिंग दी किसको? मनी लेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही न्यू वाई ही एबहॉर्ड द रिच, यानी कि वो रिच को, अमीर लोगों को क्यों एबहॉर्ड करता है। ऑप्शंस, एबहॉर्ड का मतलब बताना है। एबहॉर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद ना करना, ठीक है, या नफरत करना। तो वो अमीरी को पसंद नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है वाई ही डिटेस्टेड द रिच। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। ट्रेन्ड सोल्जर्स क्रॉल्ड ऑन द ग्राउंड एंड रीच द एनिमी, यानी जो ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं ज़मीन पर और एनिमी तक, अपने दुश्मन तक पहुंच जाते हैं। क्रॉलिंग का मतलब होता है जैसे बच्चे नहीं क्रॉल कर रहे होते, बिल्कुल ज़मीन के साथ लग के चलना, लेट कर, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं ना। तो ये इसका मतलब बताने ऑप्शंस में से कौन सा वाला करेक्ट है सिनोनियम। ए पर है क्रेप्ट ऑन द ग्राउंड, स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड, डग अप द ग्राउंड, लेफ्ट द ग्राउंड। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही करेक्ट ऑप्शन है, जो कि क्रेप्ट ऑन द ग्राउंड। इसका क्रेप्ट ऑन द ग्राउंड का मतलब भी क्रॉलिंग ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। शी इज़ नॉट इंटाइटल्ड डैश द प्राइज। इसके अंदर हमें करेक्ट प्रपोजिशन पुट करना है। टू, ऑफ, विद, फ्रॉम। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टू। She is not entitled to the prize. So student, thank you very much for watching this video till the end and have a nice day.